बढ़ते हैं जी आगे, बात बेरोजगारी की करते हैं। और हर माह एक इदारा है जो पूरे मुल्क के अंदर सर्वे करता है, हर दिन सर्वे करता है, और सर्वे के बाद यानी हर दिन सर्वे करने के बाद हर माह एक रिपोर्ट सामने आती है कि बेरोजगारी की शरह इस वक्त कहां पर है। और मुल्क के अंदर अगर आप देखेंगे तो बेरोजगारी की शरह 7.2% है, लेकिन जब आप मुख्तलिफ रियासतों का हाल देखेंगे तो जम्मू कश्मीर का हाल आपको बेहाल ही नजर आएगा, क्योंकि लगातार पिछले 3 महीनों के दौरान बेरोजगारी की शरह में इजाफा हो रहा है। और अब की बार बेरोजगारी की शरह जो है वो 22.2% को पार कर चुकी है। रिपोर्ट देखिएगा, रिपोर्ट के फौरन बाद हमारे साथ गेस्ट ज्वाइन करेंगे जी मोहित बान साहब, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान है, मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इंजीनियर एजाज हुसैन साहब नौजवान हैं, बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों हमारे साथ है। दोनों नौजवानों की बात सुनेंगे, नौजवानों की सियासत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखें। मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में अक्टूबर के महीने में बेरोजगारी की शरह 22.2% रही, जो मुल्क की तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में सबसे ज्यादा है। यूनियन टेरिटरी में बेरोजगारी की बुलंद शरह तशवीश का सबब बनी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मरकजी खित्ते में मुलाजमत या रोजगार के लिए तरतीब दिए जाने वाले प्लान में कोई बेहतरी नहीं आई है। शुमारियात और प्रोग्राम के नफाज की वजारत के मुताबिक सितंबर के मुकाबले में बेरोजगारी की शरह में मजीद इजाफा हुआ है, जब बेरोजगारी की शरह 21.6% बताई गई थी, जो 22.2% तक अक्टूबर के महीने में बढ़ गई। जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोजगारी की शरह उन नौजवानों के लिए एक तवील मसला बना है जो जम्मू कश्मीर में निजी शोबे की अदम मौजूदगी में सरकारी मुलाजमतों के पीछे भागने पर मजबूर हैं और मायूसी छाई है। बस देखिए, ये सिंपल वर्ड्स में अगर इतना ही कहे कि ये बड़े अफसोस की बात है। आप देखें कि यहाँ पे ऑलरेडी जो कश्मीर की जो सिचुएशन है, स्पेसिफिकली अगर मैं कश्मीर की बात करूँ तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल रहा है काफ़ी सालों से। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ लाइक कि ये 3-4 सालों का या 5 सालों का मसला है, ये शुरुआत से ही इस तरह का मसला रहा है, जिनको आप उठा सकते हैं। यानी कि आप फैक्ट्रीज डाल सकते हैं, आप इंडस्ट्रीज डाल सकते हैं, आप ऐसे कुछ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे खड़े कर सकते हैं जहाँ से आप लोगों की जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम कर सकते हैं। बट इट इज़ ऑल्सो गवर्नमेंट के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो बात सामने आती है कि वाई दे हैवंट अभी तक उन्होंने ऐसे एवेन्यूज़ क्यों नहीं लोगों के लिए क्रिएट किए। बिकॉज आपने देखा होगा कि जब भी यहाँ पे जब बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने स्टार्ट में ही कहा कि जब भी ये 370 हटने से क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है कम हो जाएगी। हम बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, एवेन्यूज है। अगरचे हुकूमत का दावा है कि 50,000 करोड़ रुपए की बैरूनी सरमायाकारी जम्मू कश्मीर में तब्दीली और मजीद मौके लेकर आएगी, ताहम इसका जमीनी सतह पर कोई असर नहीं हो रहा। वाज़ेह रही कि डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ने पिछले साल पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी डिग्री होल्डर्स की 3 लाख डिग्री होल्डर्स की रजिस्ट्रेशन जो बताई गई थी, पिछले साल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के 8,000 दर्जा चहारम के असामियों के इश्तिहार में 5.4 लाख उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दी, लेकिन इंतजार अब भी खत्म नहीं हुआ है। आदादोशुमार से यह भी पता चलता है कि जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने तकरीबन 10,000 मुलाजमतों की तशहीर की है, जिनमें से 8,575 क्लास 4 की पोस्टें थी। जब से मई 2020 में नए डोमिसाइल कवानीन मुतारिफ कराए गए, तब से परेशानी और भी बढ़ी, चूंकि गैर मकामी लोगों को भी जम्मू कश्मीर में नौकरी के लिए दरख्वास्त देने की इजाजत मिली और इससे मकामी सतह पर रोजगार पर फर्क पड़ा, जिसे लेकर अवामी हलकों में नाराजगी है और नौजवान आज भी मायूस नजर आते हैं। ये 22.2 इस महीने हुई, लेकिन अगर आपको याद होगा पिछले महीने 21.6 था, जब इस पर बहुत सारी बातें चली थी कि अगर यहाँ पे डेवलपमेंट के हवाले से बात ये चली है। देखिए, अगर आपको वाकई यहाँ के लोगों का दिल जीतना है, अगर आपको वाकई ये कहते हैं कि आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद हमने यहाँ पे चीज़ें सही की, तो आपको सबसे पहले जहाँ पे पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके बारे में सोचना पड़ेगा। आप देखिए, आए दिन यहाँ पे लोग डिग्रियाँ करके फारिग हो जाते हैं। आप जब पिछली जो यहाँ पे जनरेशन है जिन्होंने डिग्रियाँ पहले से की हुई है, जो एलिजिबल है, जो काबिल है, उनको जब नौकरियाँ नहीं फराहम कर पाए तो नए जो लोग हैं उनको क्या कर पाएंगे। आपकी सारी बातें सही है,
आपके सारे दावे तब सही साबित होंगे जब आप यहाँ के नौजवानों के बारे में सोचेंगे, जब आप यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट रेट को डाउन करेंगे। देखिए कितनी बाहर से कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनको आप यहाँ पे ला सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको याद होगा कुछ ऐसी कंपनीज थी जो यहाँ पे काम कर रही थी और बहुत सारे लड़के लड़कियाँ वहाँ पे रोजगार फराहम कर रहे थे, लेकिन उनको बंद करना पड़ा। क्या सरकार का तब ये फर्ज नहीं बनता था कि अगर आपकी कंपनी लॉस में जा रही है, घाटे में जा रही है, कहाँ पे लूप होल है, क्या आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है, क्या आपको सरकार की तरफ से सपोर्ट की ज़रूरत है? लेकिन किसी ने उनके बारे में नहीं सोचा। फाइनली वो कंपनी शट करनी पड़ी और रातों रात हज़ारों जो लोग हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। MoSPI के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुश्तरका बेरोजगारी की शरह अक्टूबर-दिसंबर 2020 में सबसे ज्यादा 17.8% तक पहुंच गई थी, जो कौमी औसत के मुकाबले 7.11% था। बेरोजगारी सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि मुल्क की दीगर रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में भी परेशानी का एक बड़ा सबब बना है। जम्मू कश्मीर की तरह दीगर रियासतों में भी बेरोजगारी एक बड़ा मसला है। आंध्र प्रदेश में 5.4%, असम में 3.7%, बिहार रियासत में 13.9%, छत्तीसगढ़ में 3.1%, दारुल-हुकूमत दिल्ली में 11.0%, इसके अलावा गोवा में 11.7%, गुजरात में 2.4%, हिमाचल प्रदेश में 14.1%, मध्य प्रदेश में 19.9%, महाराष्ट्र रियासत में 4.3%, मेघालय में 1.8%, उड़ीसा में 1.1%, पुडुचेरी में 6%, पंजाब रियासत में 11.4%, राजस्थान में 29.6%, सिक्किम में 10.0%, तमिलनाडु में 4.9%, तेलंगाना में 4.2%, त्रिपुरा में 9.9% और उत्तर प्रदेश में 4.2%, जबकि उत्तराखंड में 3.3% बेरोजगारी की शरह है। मगरबी बंगाल में भी 5.6% तक बेरोजगारी की शरह बढ़ गई है। अगरचे इस शरह को कम करने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर भी हुकूमत ने सरमायाकारी या रोजगार के मौके पैदा करने के बारहा दावे किए, ताहम पुरानी और तारीखी छोटी इंडस्ट्रीज को बचाने में जम्मू कश्मीर इंतजामिया पूरी तरह नाकाम साबित हुई, जिसके बेहद खराब नताइज मौजूदा वक्त में सामने आ रहे हैं। न्यूज डेस्क, गुलिस्तान न्यूज। चलिए जी, रिपोर्ट के जरिए से समझाने की कोशिश की कि CMI ने जो रिपोर्ट सामने रखी है इसके आगे पीछे क्या कुछ और किस तरीके से जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर पढ़े लिखे बेरोजगार दर बदर की ठोकर खाने पर मजबूर हो रहे हैं। बात करेंगे ज़रा सियासी तौर पर भी और नौजवानों की राय भी ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो इस पूरे मामले पर देख रहे हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से एजाज हुसैन साहब, इंजीनियर एजाज ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज ज्वाइन करने के लिए। और मेरे साथ मोहित बान, तर्जमान है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले शुरुआत जरा मोहित आप ही से करते हैं और उसके बाद इंजीनियर एजाज के पास भी चलते हैं। जब मैं CMI की रिपोर्ट देख रहा हूं पिछले 3 महीनों से कंटिन्यूसली हम इस पर बात कर रहे हैं और हर बार ये उम्मीद होती है कि शायद इस बार ये थोड़ी सी बेहतरी दिखाएगा, लेकिन हर बार जम्मू कश्मीर के जाविये से मैं जब देखता हूं तो ग्राफ बढ़ रहा है। मुल्क की सतह पर थोड़ी सी बेहतरी आपको जरूर नजर आएगी। पिछले 2-3 महीने में एक स्टेबिलिटी जैसी आ रही है, ये अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ थोड़ा सा नीचे जरूर आ रहा है, लेकिन कश्मीर और जम्मू आते आते मामला बिगड़ रहा है। कैसे देखें इसको? कि आप बोलते हैं कि उम्मीद आपको होती है कि हर महीने के बाद या 2 महीने या 3 महीने के बाद क्वार्टर दी जब ये रिपोर्ट हमारे सामने पेश की जाती तो इसमें बेहतरी आई, लेकिन बेहतरी इसलिए नहीं आ सकती है क्योंकि जो जमीनी सतह के ऊपर इसको बेहतर करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है उसके ऊपर सरकार का तवज्जो बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहे बड़ी बेसिक सी बात को लेकर चलते हैं, बहुत ही रोजगार देना तो एक बहुत बड़ी बात है। जिनके पास रोजगार है उस रोजगार को भी आहिस्ता आहिस्ता छीना जा रहा है। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे वो माइनिंग के जरिए से
अपना पेट पालते थे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हमारे यहाँ पर थे जो उसके जरिए से अपना घर चलाते थे, अपनी आमदन को चलाते थे। ऐसे ही हमारे यहाँ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर एक बहुत बड़ा तबका है जहाँ पे नौजवान अपना मुस्तकबिल देखते थे या वहां से अपनी आमदन को चलाते थे। आज आप देखिए किसी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप तो इन्होंने अबॉलिश ही कर दिए, ठीक है जी। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, उसके बाद कोविड के बाद से उसका इतनी बदहाली है कि जहां पे उनको कोई रिबेट, कोई उनको आसाइश, कहीं उनको इंटरेस्ट के अंदर या लोन के अंदर जो आसाइश है, आप देखिए जितना भी हमारा पुलवामा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो ठप के करके बैठा हुआ है। वो रोज लोग वहां पे कोई एजिटेशन या कोई प्रोटेस्ट या कोई तशद्दुद कर रहे होते हैं कि हमारे जो कारखाने हैं वो बंद हो गए। तो जब तक ये कदम जमीनी सतह पे उठाए नहीं जाएंगे, जब तक ये कदम इस सोच से नहीं उठाए जाएंगे कि हमारे को जेन्युइनली नौजवानों को मदद करनी है, उनको रोजगार बढ़ाना है, और जब तक इसके अंदर नौजवानों का इनपुट नहीं लिया जाएगा कि उनको अपना जो रोजगार है इसकी खुशहाली के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, तब तक इसके अंदर कोई सुधार नहीं आएगा। और मैं समझता हूं कि जो हमारे यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं इस टाइम, जो इंतजामिया के सरबराह हैं और दिल्ली के नुमाइंदे हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में, इस नाकामी का, इस नाकाबिलियत का उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और इसके हवाले से उनको सख्त कदम उठाने चाहिए जहां से हमारे नौजवानों की कम से कम जो रोजमर्रा की जिंदगी इसके अंदर आसाइश है। इंजीनियर एजाज, नौजवान है आप भी, बहुत सारे लोगों से आप भी बात करते हैं, और जब हर बार इस आपसे गुफ्तगू करता हूं जानने की आने वाले दिनों में थोड़ी सी बेहतरी दिखेगी, लेकिन आंकड़े आपके सामने हैं। क्या वाकई तौर पर हमारी पॉलिसी और स्ट्रेटजी जो है वो तालमेल का फुकदान उसमें है, जिसकी वजह से हम इस पर अभी भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और ये ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है कर? गौर साहब जो अभी आपके सामने जो आपने आंकड़ा दिखाया कि अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो सबसे हाईएस्ट है, मैं समझता हूँ क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो बिल्कुल कोने की छोर में बैठ के, मतलब, और जहां अगर हम लोग गवर्नमेंट की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में 4.5 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, 1.25 करोड़ की आबादी में 4.5 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है। वही बिहार में अगर देखा जाए 13 करोड़ आबादी में 3 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है। तो एजाज साहब, नौजवानों की नौकरी की बात कीजिए। हम यहाँ इस आंकड़े पे बात नहीं कर रहे हैं कि 4.5 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या 5.5 लाख है या 3.5 लाख है। नौजवानों की बेरोजगारी का जो दर है वो 22.6% है। हम बात इस चीज के ऊपर कर रहे हैं, आप सरकारी मुलाजमत के ऊपर आ गए। 3.5 लाख है उनको, वो जो 3.5 लाख मुलाजिम है वो किसी नौजवान थे, उनको पुरानी सरकारों ने नौकरी दी जाके। देखिए एक मिनट एजाज साहब, मोहित ने जब शुरुआत की इन्होंने कहीं पर भी सरकारी मुलाजिम का आंकड़ा ही नहीं गिना। इन्होंने कहा कि देखिए जो हमारी इंडस्ट्री थी, जो जिसे हम बैकबोन मान रहे थे, वहां पर लेक्यून आ जाए, जिसकी वजह से यही तो हम समझना चाहते हैं कि सरकार जो हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है कहां पर? सवाल तो आज यही है ना, हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है कहां पर? मैं बोलता हूँ खाली गवर्नमेंट जॉब को देखना, जॉब समझना ऐसा नहीं है। ये यहाँ के लोगों में मानसिकता बनी है। यहाँ के लोग बिल्कुल इंटेलिजेंट है, एफिशिएंट है और किसी भी मुकाम में जा सकते हैं। आज अगर आप बाहरी लोगों की बात करेंगे, हम सरकारी नौकरी मांग ही नहीं रहे हैं, हम तो प्राइवेट की बात कर रहे हैं। मैंने तो सरकारी नौकरी की बात ही कहीं पे नहीं की। मैं तो सरकारी नौकरी मांग ही नहीं रहा हूँ। मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर रहा हूँ जो प्राइवेट है। मैं माइनिंग के जरिए जो इंसान अपनी आमदन कमाना था वो प्राइवेट है। मैं हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं जो प्राइवेट है। मैं तो सरकारी नौकरी या सरकारी किसी चीज की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं सरकार की पॉलिसी की बात कर रहा हूं कि इन नौजवानों को आप इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए आप फेल हो गए। आपकी पॉलिसी फेल है, आप सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। इनोवेशन लानी है तो नौजवान को आगे आना पड़ेगा। ये स्टीरियोटाइप मेंटेलिटी को निकालना पढ़ेगा। आज एग्रीकल्चर बहुत बड़ा एक, अरे आप तो नौजवानों के ऊपर ही सारा दीकरा फोड़ रहे हैं। आप तो बोलते हैं इसमें नौजवानी गलत है। अगर नौजवान ने पढ़ लिख लिया तो ये नौजवान की गलती है कि उसने डिग्री कर ली। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए था? वो अनपढ़ रहना चाहिए था। बस एक मिनट, जम्मू कश्मीर के लोगों को उठना होगा उसके लिए। अरे जनाब वही तो हम जानना चाहते हैं ना, बस एक मिनट, यही चीज तो हम जानना चाहते हैं। ये उठाना
तो 5 अगस्त को कहा गया था पार्लियामेंट से कि जनाब अब देखिए कि जम्मू कश्मीर में रफ्तार कैसे होती है और गुफ्तार कैसे बदलता है। न तो हम गुफ्तार बदलते हुए दिख रहे हैं, न रफ्तार बदलते हुए दिख रहे हैं। और 3 महीने से लगातार हर माह मैं आपके साथ यही डिबेट करता हूं। आप मुझे हर माह ये बताते हैं, देखिए बिहार में कितने, यूपी में कितने, मैंने उसके साथ क्या करना भाई। मेरे नौजवानों की रोजगार की जमानत जो दी गई थी वो है कहां? उसके लिए यहाँ के जवान को आना चाहिए। यहाँ के खुद यहाँ एम्प्लॉयमेंट के इतने सारे एवेन्यूज है। हमारी गवर्नमेंट ने मुद्रा स्कीम रखी, मुद्रा स्कीम के तहत जिसके पास कुछ भी नहीं होगा उसको भी गवर्नमेंट 10 लाख देती है। एजाज साहब आप भी मेरी तरह कश्मीर में ही रहते हैं। पुलवामा बहुत ज्यादा दूर नहीं है श्रीनगर से। आप पुलवामा जाइए, लक्ष्मीपुरा इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाइए और वहां पे जाकर उनकी हालत देखिए कि कितने यूनिट पिछले 1 साल के अंदर कितने यूनिट बंद हो गए हैं। जब ये यूनिट बंद हो जाते हैं तो इसके अंदर से मुलाजिमों की दुकान भी बंद हो जाती है। नहीं, फिर तो आप यही मान रहे हैं कि जम्मू कश्मीर स्टेबल हुआ नहीं है और अभी स्टेबल होने में वक्त लगेगा और ये चीजें चलती रहेंगी। फिर तो आप ये मान लीजिए ना सीधे से। आप ये भी कह रहे हैं कि अमन है जी और हम इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, दूसरी तरफ से आप इन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि जनाब ये तो काम करने नहीं देते, हम तो काम करना चाहते हैं। ये समझ नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है। देखिए मैं ये मानता हूं, अरे जितने अगर आपको पता होगा जो अभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है 50% से ज्यादा लोगों को सब्सिडी मिली है। अगर फूड प्रोसेसिंग की हम लोग बात करते हैं, अभी 70 से ज्यादा मंत्री यहाँ पे आए, उन्होंने बार बार अपने बयानों में बोला कि जितना यहाँ पे स्कोप है उतना हम लोग टैप नहीं कर पाते हैं। उसके लिए स्किल मैन पावर की जरूरत है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। यहाँ स्किल मैन पावर को बढ़ाने की जरूरत है। सरकार सुधारेगा कौन? देखिए सरकार की अपनी जिम्मेदारी होती है, लेकिन अपने लोगों में अपने जो यहाँ के जवान है उनको भी सुधार लाने की जरूरत है। उनमें स्किल्ड, मैं ये समझता हूँ जितने हमारे यहाँ स्किल्ड मैन पावर है बहुत कम है। ज्यादातर लोग बाहर से ही आते हैं। अगर आप उनकी तुलना करोगे तो हजारों की संख्या में बाहर से लोग आते हैं, वो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हासिल करते हैं। इस चीज को टैप करने की जरूरत है। हम लोग को स्टीरियोटाइप छोड़ना है। जब आप ये कह रहे हैं कि जो लोग बाहर से आकर काम करते हैं वो 3 चीजें करते हैं। या तो देखिए मैं उसको और जरा फिर खोल के बता दूं ना, जो बाहर के लोग आते हैं वो क्या करते हैं? चन्ना बेचते हैं। आप कह रहे हैं जो पीएचडी करके 3.5 लाख लोग हैं वो जाके रेडी लगाए जी, चाय बेचे, चन्ना बेचे, जो काम कर रहे हैं बाहर के लोग। हमें ये बताइए ना कौन सी इंडस्ट्री आई है, सवाल तो ये है आज। एक तरफ से आप बोलते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको हम लोग और आप बोलते हो, आप बताइए ना, आप सुझाव दीजिए कहाँ पे उनको एडजस्ट करें। या एग्रीकल्चर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्रीज है, उसको हम लोग एक्सप्लोर करें, या बाकी और चीजों को, या अपनी इंडस्ट्री डालें। यहाँ पे सरकार देने के लिए तैयार है। जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो साधन चाहिए, उनको जो पॉलिसी चाहिए वो हम लोग कर रहे हैं। 50% से ज्यादा बीजेपी का मौका भी है कि जनाब हम तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी तैयार है, हम तो हालात को बेहतर बनाने के लिए तैयार है, लेकिन टेक नहीं कोई नहीं कर रहा है, कोई आगे नहीं आ पा रहा है जी। देखिए क्या मैं इसको सही समझ पा रहा हूं? तो आप इसको जवाब दें फिर, क्या कुछ है जमीनी सूरत, क्यों नौजवान सामने नहीं आ पा रहा है? मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात बताऊं। ये तो ऐसी सी बात हो गई कहना कि आपके दरवाजे पे कोई 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए लेकर खड़ा है और वो बोल रहा है आप ये 20 लाख रुपए अपनी बिस्तरी की ले लीजिए और मैं अपना दरवाजा बंद करके खड़ा हूँ। आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखी है? क्या वो इतने पढ़े लिखे जो नौजवान है वो बेवकूफ है कि अगर उनके दरवाजे के ऊपर दस्तक दे रही कोई पॉलिसी या कोई इन्वेस्टमेंट का ऐसा जरिया है वो उसको बंद कर अंदर बेरोजगारी से डिप्रेशन के अंदर और वो जो सुसाइड का रास्ता आज इख्तियार कर रहे हैं वो ये रास्ता इख्तियार करेंगे? ये इस सरकार की ये जो मौजूदा इंतजामिया है इनकी पॉलिसी पैरालिसिस का नतीजा है। ये बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप नौजवान को क्यों नहीं लेकर आ पा रहे हो? जब हमने भी माजी में सरकारें चलाई है, हमने भी माजी के अंदर पॉलिसियां चलाई है। हमने तो कभी ऐसा नहीं बोला कि हमारे पास पॉलिसी, हमने तो ये माजी में नहीं बोला कि हमारे पास पॉलिसी है और हमारे पास तो नौजवान ही आगे नहीं आ रहा है, हमारे पास तो हमारी स्कीम को लेने के लिए आगे नहीं आ रहा है। तो देखिए ये जो है बेसिक सी चीज है। मैं कह रहा हूँ बड़ी बुनियादी सी सरकारी नौकरी को 2 मिनट के लिए साइड छोड़ दी। आप देखिए इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप जहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत एक पॉलिसी थी जो भी ठेके निकलते थे,
उसके अंदर उन ठेकों के अंदर जो नौजवान था वो अपने कोटा के अंदर वो अपना हिस्से का ठेका भरता था, उनके अंदर एक रिजर्व एक पोर्शन रहता था, वो अपने आप को चलाते थे। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर ऐसी चीज है, आपने अभी पीछे देखा बर्फबारी हो गई, जो बेमौसम बर्फबारी हो गई, बहुत सारे नौजवानों ने जो सरकार की सब्सिडी स्कीम का फायदा उठाया, आज वो सारी फसलें तबाह हो गई है, वो लोग तो जहर खाने के ऊपर आ गए। तो कौन करेगा इन चीजों का मसला हल, जब सरकार हाथ थामने को तैयार ही नहीं है? कि हमने पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। एजाज, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, पूरे देश के अंदर फसल बीमा है, यानी फसल आप लगाइए, अगर नुकसान हुआ आपको इंश्योर है, आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपकी जम्मू कश्मीर एक बदनसीब रियासत है कुछ इलाकों को छोड़कर जहां पर ये स्कीम ही मुतारिफ नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, क्यों नहीं है जनाब? नौजवान एग्रीकल्चर क्यों हो रहा है, हॉर्टिकल्चर क्यों हो रहा है? अब तो प्लानिंग में देखिए ना कि कहां पर प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि बाबू लोग जो प्लान बनाते हैं और एलजी साहब को देते हैं, शायद एलजी साहब ग्राउंड जीरो देते हैं, शायद एलजी साहब ग्राउंड जीरो पर ये नहीं देख रहे कि कहां पर प्रॉब्लम है। यही वजह कि हम 3 महीने से ग्राफ को ऊपर देख रहे हैं, नीचे आ ही नहीं रहा है। ये हैरान होंगे, स्टेट लाइवलीहुड मिशन की जो लड़कियां हैं, हमने अभी एक कैंप में देखा 15-15, 20-20 हजार रुपए एक हमारी महिला बैंक कमाती है। 20-20 हजार, 30-30 हजार। यहाँ स्किल की कमी नहीं है, लेकिन उसको डायरेक्शन देने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट कर रही है, जो हमारे जवान है उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की जरूरत है। इंस्टीट्यूट ऑफ जॉब सीकर्स, देयर शुड बी जॉब गिवर्स। हम लोग को नई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और डिफरेंट जो क्षेत्र है, जो नई टेक्नोलॉजी है, उसका प्रयोग करना चाहिए, ताकि हम लोग भी आने वाले समय में यहाँ और क्या ये एक्सपेक्ट कर सकता है जम्मू कश्मीर का नौजवान कि बड़ी इंडस्ट्रियां जी जम्मू कश्मीर आएंगी, वो अपना काम करेंगी? क्यों मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, मुझे याद है कि स्टील इंडस्ट्री के लिए रिबन काटा गया जी साउथ कश्मीर के अंदर, आज तक वो स्टील इंडस्ट्री बनी नहीं। उसी जगह पर एक और इंडस्ट्री की बात हुई, आज तक वो बनी नहीं। आज एक और इंडस्ट्री आप दे रहे हैं, आपने किसी और को वो दे दी, अब वहां पर अल्लाह करे कि बने कुछ ताकि किसी को रोजगार मिले। लेकिन सरकार जो पीएसयू चला रही थी, जैसे हमारा जेके सीमेंट्स था, बंद करना पड़ा ना, ताला लगाना पड़ा, तो पॉलिसी फेलियर है हमारा, इसको सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, मैं समझता हूँ हाँ कुछ फेलियर भी हो सकता है जो पिछली सरकारें रही होंगी, क्योंकि जो जेके सीमेंट की आप बात कर रहे हो, ये हमारी सरकार में ने तो खोला नहीं और उसके बाद बंद किया। ये पिछली सरकारों की देन थी, जहाँ पे 10 मुलाजिम चाहिए होते हैं, वहाँ पे 100 मुलाजिम लगाते हैं। आज भी आप देखिए जो हमारे स्कूल है, कॉलेज है, किस तरीके से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टाफ है। मैं समझता हूँ आपको, और हमें जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनका लाभ लेने की आवश्यकता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे बढ़ने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से यहाँ पे चाहे एम्स हो, IIMs हो, जब ये आने वाले समय में कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पे जब रेलवे यहाँ पे आ जाएगा, उससे और मजबूती मिलेगी। और जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, जैसे मोहित जी ने बोला, माइनिंग एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री हो सकता है यहाँ पे, उस पर जोर देने की जरूरत है उनको। यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप, मैं कुछ चीजों पर इनके साथ सहमत करता हूँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट था, उनको उसको रिवाइज करने की जरूरत है। ऐसे हजारों चीजें जो, और एजुकेशन में भी हम लोग स्किल डेवलपमेंट हो या फिर काउंसलिंग हो, ऐसे क्षेत्र हम लोग बढ़ाएं ताकि वो स्किल इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो और उनका लाभ इंडस्ट्री में ले। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब मैं बेरोजगारी की बात करता हूं तो हम अक्सर पढ़ते हैं, रिसर्च में यही है कि जनाब टूरिज्म जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐसा पोटेंशियल है, अगर इसको टैप किया जाए तो रोजगार के कई मौके जी पैदा होंगे, तरह तरह की चीजें जो है वो डेवलप हो सकती है। क्या वजह है, क्योंकि आप भी सरकार के अंदर रहे हैं, अभी एजाज डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकार के अंदर है, क्या वजह है कि 70 साल का वक्त गुजरने के बाद भी इस खूबसूरत से जमीन पर हम वो चीजें डेवलप नहीं कर पाई जो होनी चाहिए थी? मिलिटेंसी के 10-12 साल अगर हम माइनस भी कर दें। देखिए, किसी भी जगह पे किसी भी इंडस्ट्री को टैप करना और किसी भी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ा जरूरी चीज ये होता है कि पहले जो माहौल है वो खुशगवार रहे, सुख शांति का रहे, पीस का रहे। जब तक आप पीस को जमीनी सतह के ऊपर बहाल नहीं कर सकते हैं, तब तक आप कितनी भी मेहनत कर लें किसी भी चीज के ऊपर, वो जो इंडस्ट्रीज हैं इसको आप टैप नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद आप बता रहे हैं जैसे टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन फिर भी इट इज द सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन जम्मू कश्मीर। पहली फिर भी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर रहती है, और दूसरी इंडस्ट्री जो है जी, और जो दूसरी है वो टूरिज्म के ऊपर आती है। टूरिज्म के हवाले से भी आप देखिए जो इस पेशे के साथ वाबस्तगी रखते हैं,
मेरे ख्याल से जो हमने अभी लेटेस्ट आंकड़े अभी पिछले 2019 के बाद से अभी तक के देखे हैं, उसके अंदर हम देखते हैं 1,42,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, और जिसके अंदर कम से कम 4.5 लाख लोगों ने अपना रोजगार जो है वो टूरिज्म इंडस्ट्री से खोया है। इन 4.5 लाख लोगों का जो इस आंकड़े, ये जो 22.6% आंकड़ा आज आप बता रहे हैं बेरोजगारी का, उसका इंपैक्ट इस आंकड़े के ऊपर है। तो सरकार ने आज तक उनको पिछले 2 साल के अंदर रिहेबिलिटेट करने के लिए क्या किया? कौन सी पॉलिसी है टूरिज्म की जहां उन 4.5 लाख बेरोजगारों को रिहेबिलिटेशन की बात की जा रही है? या उस इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो हाउस बोट वाले हैं, शिकारे वाले हैं, होटल वाले हैं, जिन्होंने कर्जे ले लेकर कहीं पे होटल चलाया, कहीं पे हट चलाया, किसी ने हाउस बोट डाला, किसी ने शिकारा डाला, किसी ने सूमो डाला, किसी ने गांव के अंदर ये जो घोड़े हैं घुड़सवारी का काम करने के लिए वहां पे घुड़सवारी के वो डाले। सरकार का इनकी तरफ लेकर कहां पॉलिसी है? कोई टूरिज्म का मुझे कोई ऐसा दस्तावेज दिखाएं, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाएं जहां पे इस 1,42,000 करोड़ के खामियाजे को, इस नुकसान को एड्रेस करने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाया? कहीं पे भी नहीं है। 70 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम ब्लेम गेम करें जी, लेकिन ये बड़ी बात आपने बताई। तो क्या एजाज, यही बात जो मैं बता रहा था कि अफसरशाही ने शायद इस पूरे निजाम को इस तरीके के रखा है कि ऊपर दिख रहा है कि ऑल इज वेल, लेकिन जब हम जमीन पर बैठने की कोशिश करते हैं तो जमीन हमें कहीं दिखती ही नहीं है। देखिए गौहर भाई, ये जो आपने टूरिज्म की बात की, बहुत अच्छी बात की। उसके लिए अमन चाहिए, उसके लिए शांति चाहिए, उसके लिए जब तक हम यहाँ पे ऐसा माहौल नहीं बना सकते हैं तब हमारे पास टूरिस्ट क्यों आ जाएंगे? और यहाँ पे आज भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें जिनको हम लोग टैप कर सकते हैं। रिलीजियस टूरिज्म एक बहुत बड़ा एक यहाँ पे इंडस्ट्री है जिसको और ज्यादा टैप करने की आवश्यकता है। जहां बात रही आपने पिछले, आपको पता है कोविड की महामारी में पूरे विश्व इसमें था, पूरा ग्लोब इसमें था, और हाँ टूरिस्ट की कमी रही, लेकिन आने वाले समय में आज पूरा देश वैक्सीनेटेड है और आने वाले समय में और बेहतरी होगी, ऐसी हमारी मनोकामना भी है और ये भी उम्मीद रखते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि पॉलिसी प्लानिंग में फेलियर है, सिस्टमेटिक वे में नहीं चल पा रहा, जिसकी वजह से ये सारी परेशानी? अरे मैं बोलता हूँ चेंज आनी चाहिए, इंसेंटिव बेसिस टूरिज्म यहाँ पे आवश्यकता है। आज इंटरनेशनल फ्लाइट्स हमने यहाँ पे स्टार्ट किए, अब इंसेंटिव बेसिस अगर हम लोग जैसे हम लोग इंटरनेशनल फ्लाइट आपने शुरू कर दी। अरे एजाज साहब, आप मुद्दे को कहां से कहां ले जाते हैं? आपने इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट की, अगर आपको याद हो, मैं बताता हूं सर, आपने इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट की, एक दिन वो इंटरनेशनल फ्लाइट चली, दूसरे दिन पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। मैं तो ये नहीं समझता हूं, मैं ये समझता हूं कि एक हुकूमत इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है कि बिना कोई बात किए, बिना कोई कंक्रीट प्लान बनाए आपने ये इंटरनेशनल फ्लाइट सिर्फ दिखावा करने के लिए की। कहां गई वो इंटरनेशनल फ्लाइट? आज क्यों नहीं उड़ रही है? एक दिन उड़ने के बाद अगले दिन तो पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद कर दिया। तो मतलब आपने नेगोशिएट ही नहीं किया था उनके साथ, आपने उनके साथ ये बातचीत ही नहीं की थी कि हम ऐसा कोई प्रोग्राम चालू करना चाहते हैं और जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे कोई डेवलपमेंट हो या कोई चीज हो। आप मुद्दों से भटकिए मत। एक चीज ये बात गलत है, आपको इस प्रकार से बात करनी चाहिए नहीं, और जो सच है वो सच होना चाहिए। अगर फ्लाइट्स यहाँ से चली है, वहां के जम्मू कश्मीर के लोगों को फ्लाइट चलाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि टाइम कंजम्पशन जो है वो कम हो, इन्वेस्टमेंट हमारी कम हो और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका सफर कर सके। आज हमारा टाइम भी बढ़ रहा है और पैसा भी बढ़ रहा है, क्योंकि प्रॉपर आपको ये फ्लाइट बंद है तो दिल्ली से इंसान चला जाएगा, दिल्ली से दिल्ली जाए। अच्छा जी, एक चीज मैं जरा इसको कंक्लूड करता हूं। एजाज जरा मुझे ये बताइएगा, लास्ट टाइम जब मैं आपके साथ डिबेट में, तो आपने कहा जनाब थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ये थोड़ा सा इंतजार करते करते एक और महीना चला गया, अब आगे हमें कितना और इंतजार करना पड़ेगा? जब मैं ये देखूं कि हमारा भाई सिंगल डिजिट के अंदर वो ग्राफ आ रहा है जिस ग्राफ को लेकर सबको परेशानी इस वक्त है। नहीं उठेंगे जब तक आतंकवाद को समापन नहीं करेंगे, तब तक ये मुश्किलें यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जो इंडस्ट्री खाली आप गवर्नमेंट सेक्टर पर निर्भर आप तो लोगों के ऊपर, मतलब आप मुख्तसर तौर आप ये सब लोगों के ऊपर डाल रहे हैं। आप बीजेपी गवर्नमेंट ये सब चीज लोगों के ऊपर डाल रही है कि भाई आप हालात ठीक करो तो उसके बाद हम आपको कोई नौकरी देंगे या खुशहाली लाएंगे। तो मतलब आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है, सारी जिम्मेवारी लोगों की है। जहाँ पे आपकी रेल आ रही है, आपका टूरिज्म बढ़ेगा आने वाले समय में। अरे रेल तो पिछले 35 साल से आ रही है, रेल तो पिछले 35 साल से आ रही है।
वो जब माधव राव सिंधिया, सुनिए 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 एजाज साहब, माधव राव सिंधिया ने आज से 35 साल पहले रेलवे लिंक का पत्थर रखा है। आज से 35 साल पहले, 35 साल से वो रेल आ रही है, लेकिन वो रेल यहाँ तक पहुंची कभी भी नहीं। ऐसा नहीं होता मोदी जी, आपके द्वारा कुछ नहीं। आप बताइए ना, आपकी सरकारों में कितने मेडिकल कॉलेज है? आप गिनाइए कितने कॉलेज का आपने किया जब पीडीपी की सरकार रही? अरे जनाब, एक चीज ये आपने क्या किया उसने? मैं तो एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा था, क्या जम्मू कश्मीर की आवाम भारतीय जनता पार्टी की क़यादत से यह उम्मीद करे कि आने वाले महीने में जब सीएमआई की रिपोर्ट सामने आए उसमें डबल डिजिट ना हो, इन्फ्लेशन ना हुआ हो, बल्कि थोड़ा सा कम हुआ हो, रोजगार के मौके आप फराहम कर सकते हैं? बस इतना सा सवाल है। गवर भाई, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। जब शिफ्ट कोई एम्प्लॉय एक कंपनी से दूसरी जगह शिफ्ट करता है, उस टाइम भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाती है। आज अगर माइग्रेशन हुई है हमारे लोगों को कोविड के सिलसिले में, यहाँ लाखों ऐसे फैमिली थे जो बाहर आने वाले समय में हम तो सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, मैंने तो मुल्क की बात ही नहीं की जनाब, मैंने मुल्क की बात ही नहीं की, मैंने सिर्फ जम्मू कश्मीर के हवाले से छोटा सा सवाल पूछा था। मैं वही बोलता हूँ, आने वाले समय में हम लोग को सबको मिलकर कोशिश करनी होगी, तब जाके यहाँ जम्मू कश्मीर के हालात सुधरेंगे। ये बिना मोदी जी, सरकार का जो वाइंड अप है ना कि हम सब ने कोशिश करनी होगी, और जब मैं सब में देखता हूं तो ये पॉलिटिकल है, ये हमारा सिक्योरिटी सिनेरियो, हर चीज को जब तक बेहतरी नहीं होगी जनाब तब तक हम बेबस है। क्या वाकई तौर पर इस एरा को अगर मैं थोड़ा सा और पीछे ले लूं, जब मैं आंकड़े देखता हूं तो सिंगल डिजिट में हमारी बेरोजगारी थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या वजह बनी कि इसी एरा में ये डबल डिजिट में चली गई? जैसे मैंने पहले भी बताया आपको गवर साहब, मैं दोबारा वही बात बोलूंगा, ये सरकार के पास जुमले ज्यादा हैं और कारकर्दगी कम है। आप देखिए, इन्होंने बोला 370 हटेगा, 3500 हटेगा, यहाँ पे तूफान मच जाएगा, सड़कें सोने से दूध से नहल जाएंगी, ये हो जाएंगी, ये सब जुमले हैं। मैंने आपको बताया बेसिक सी चीजें, जो पॉलिसी की बात है। मैं सरकारी मुलाजमत की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। प्राइवेट मुलाजमत के अंदर जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, माइनिंग इंडस्ट्री है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इन्होंने तो उसी का बटादार कर दिया, इन्होंने तो उसी का बटा बिठा दिया, जिससे एक नौजवान वो सरकारी नौकरी के पीछे नहीं, वो एक अपना रोजगार कमाने के लिए अपने तरीके से चल रहा था, वो अपने तरीके से अपने दो एंड्स को मीट करता था। जब इन्होंने बेसिक चीज जो बैकबोन थी हमारे यहाँ के रोजगार की, जो हमारे यहाँ के एम्प्लॉयमेंट का बैकबोन था, उस बैकबोन को इन्होंने तोड़ दिया, तो यहाँ पे बेहतरी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। दे हैव टू रिविजिट देयर पॉलिसीज, दे हैव टू टेक द यूथ इन कॉन्फिडेंस। इनको जाना चाहिए गांवों के अंदर, शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर, जम्मू के खित्ते में, पीर पंचाल में, चिनाब वैली में, कश्मीर के अंदर, और नौजवानों से बात करनी चाहिए, उनको पॉलिसी का स्टेक होल्डर बनाना चाहिए। ये ऐसे घर में बैठ के और एसी ऑफिस के अंदर या खत्म बंद लगे ऑफिस के अंदर बैठ के पॉलिसियां बनाने से आप नौजवानों की बेहतरी नहीं कर सकते। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। आप दोनों का बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि नौजवानों की बात हो रही थी और दोनों पार्टियों का व्यू पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। लेकिन उम्मीद करें कि ये डबल डिजिट वाला फिगर सिंगल डिजिट में रोजगार के मौके फराहम हो, अमन अमान हो और सही सिमत में आगे बढ़ा जाए। लेकिन